ओके, तो हमने कल जो पढ़ा था बेसिकली हम लोग डायरेक्ट मेथड देख चुके थे। इनडायरेक्ट मेथड हम लोग देख रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हमें क्वेश्चन लगाना हो तो हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे लगाते हैं। तो कल जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग फिगर जो होती है वो होती है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमें बैलेंस शीट मिलती है, ठीक है, उसमें से आपको कौन सी फिगर उठानी है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, यानी जितना भी नेट प्रॉफिट हो उस फिगर को हम उठाते हैं। और उस फिगर में से, ठीक है, जैसे कि हाँ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो उसमें दो साइड होती हैं, एक एक्सपेंस की साइड होती है और एक इनकम की साइड, ठीक है। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर निकाल रहे हैं तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि जो बेसिकली नॉन कैश एलिमेंट होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो नॉन कैश एलिमेंट होते हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम नेट प्रॉफिट में से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालना है, तो यहाँ पे उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें से जो हमारे एक्सपेंस की साइड है, ठीक है, तो एक्सपेंस की साइड में जो भी वैल्यू आपको दिखती है उसको प्लस करना है, और इनकम में से जो भी नॉन कैश एलिमेंट या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखते हैं, इनकम दिखती हैं, उनको हमें लेस करना होता है। जैसे कि कल हम लोग बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन, तो मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन कहाँ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में। तो एक्सपेंस साइड में जो भी नॉन कैश एलिमेंट है, यानी कि जहाँ पे कैश का यूज़ नहीं होता है, जैसे डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री जब हम बनाते हैं तो उसमें कैश का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ से ऐड बैक कर देना है, यानी दोबारा उसको जोड़ देना है प्रॉफिट में। उसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो मैंने कल बताया था कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, यानी कोई भी प्रोविज़न आपने बनाया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर उसको शो किया हुआ है तो उसको भी हम दोबारा ऐड बैक करेंगे। यानी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहिएगा दिमाग में कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, उसमें तीनों तरह के आइटम उसमें मिक्स रहते हैं, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी आइटम उसमें रहता है, इन्वेस्टिंग का भी रहता है और फाइनेंसिंग का भी रहता है। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट जब निकालते हैं तो हमें करना क्या होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से जो नॉन कैश एलिमेंट हैं, यानी कि जहाँ पे कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ हो, और इसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हमें प्रॉफिट में से बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो बाहर निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, जो भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें दोबारा ऐड कर दीजिए और जो भी इनकम है उसको लेस कर दीजिए, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखिए लेस किया गया है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऊपर देखिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंस है उनको ऐड करना है, और लेस किसको करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करना है। तो इनकम साइड में सपोज करिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, यानी कि जब अगर हम असेट को बेचते हैं और अगर हमें वहाँ पे कोई प्रॉफिट होता है तो अगर ऐसी फिगर आपको कोई दिख रही है तो उसको दोबारा क्या करिए, लेस कर दीजिए, राइट। इसके बाद क्या करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, आंसर कैसे आएगा वो भी समझ लीजिए। ये जो नेट प्रॉफिट वाली फिगर होती है, दिस वन जहाँ पे मैंने माउस रखा है, इस फिगर में दोबारा डेप्रिसिएशन को हमने ऐड किया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इसको ऐड किया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड किया, इनको ऐड कर लेना है, और ये जो था पैसा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इसको माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जैसे कि आपको पता है पहले पीएल बनता है और उसके बाद ही बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो ये जो फिगर आपके पास आई है, यानी कि ये जो प्रॉफिट का पार्ट आपके पास आया है, तो ये प्रॉफिट एकदम कौन सा प्रॉफिट है जिसमें से जितनी भी चीज़ें थी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन कैश एलिमेंट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम को हटाने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर ये आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या होता है कि बैलेंस शीट में, जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था, मैं फिर से एक बार दिखा दूं, जरा मैं फाइल खोल लूँ एक मिनट, क्योंकि वो बैलेंस शीट से ही आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या थी। ओके, 1 मिनट लगेगा एक्सेल खुलने में। थोड़ा सा एक्सेल टाइम लेता है यहाँ पे।
ओके, मैं स्क्रीन लेके आता हूँ एक्सेल पे। ओके, एक्सेल आई थिंक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। हाँ, दिख रहा होगा। देखिए, जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि 3 तरह की एक्टिविटी होती है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यानी कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, राइट। फिर जो आप पीएल ड्रॉ करते हैं, तो पीएल में तीनों चीज़ें मिक्सअप रहती हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चीज़ें मिक्स में रहती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग का पार्ट होती हैं, कुछ चीज़ें इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है और कुछ चीज़ें फाइनेंसिंग के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और फिर हमने बात की थी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में मैं एक बार फिर से बता दूँ कि जो भी आप मार्केट में शेयर जारी करते हैं, जो भी आप मार्केट में अपना कंपनी का डिबेंचर जारी करते हैं, जो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है, या फिर जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, ये सब किसका पार्ट होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट होते हैं। यानी कि जो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, करंट लायबिलिटी को इसमें शामिल मत करिएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी जो होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में भी तीनों तरह के आइटम होते हैं। कहने का मतलब बैलेंस शीट भी जो होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में तीनों आइटम मिक्स रहते हैं, सेम उसी तरीके से बैलेंस शीट में भी तीनों आइटम मिक्स रहते हैं। तो ऊपर जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती हैं। उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म असेट होते हैं इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, ये सब किसके पार्ट होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। अब ये जो करंट लायबिलिटी होती है और यहाँ पे जो करंट असेट आप देखते हैं बैलेंस शीट में, ये किसका पार्ट होती हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये किसका पार्ट होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। उसी तरीके से जो हमारा करंट असेट होता है, ठीक है, ये भी किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, राइट। तो हम आगे बढ़ें जरा कि इनडायरेक्ट मेथड में हमें आगे करना क्या होता है। तो देखिए, जो हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में से जो नॉन कैश एलिमेंट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दिया, उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यानी कि वर्किंग कैपिटल अब कैसे निकलता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये जो करंट असेट आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वर्किंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो जो आप वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, जितने भी आपके पास करंट असेट होता है उसमें से करंट लायबिलिटी को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, इससे वर्किंग कैपिटल निकलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो आंसर आपका निकल गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद सिंपल सा नियम समझिएगा कि जितने भी आपके करंट असेट या करंट लायबिलिटी आपको दिखती हैं, जितना भी आपको करंट असेट या करंट लायबिलिटी दिखती हैं, उनका क्या करना है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए जो करंट असेट होते हैं उनके साथ अपोजिट चलना होता है, और जो करंट लायबिलिटी होती है उनके साथ सेम चलना होता है। यानी कि इंक्रीज इन करंट असेट, अगर मान लीजिए करंट असेट आपका पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर बढ़ रहा हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका करंट असेट पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर इंक्रीज हो रहा हो, तो उस फिगर को, जितने से भी इंक्रीज हो रहा हो उतनी फिगर से आपको उसको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे समझना है कि जो आपका करंट असेट होता है उस पर आपको अपोजिट इफेक्ट डालना है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना है। सेम इसी तरीके से डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर आपका करंट एसेट घट रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपोजिट इफेक्ट डालना है। इसी तरीके से इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक, तो यहाँ पे सेम इफेक्ट डालना है, लायबिलिटी साइड का जो इफेक्ट है वो सेम पड़ता है। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करिए, ऐड करिए, और करंट लायबिलिटी अगर घटती है तो लेस करिए, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हैं। कि जैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट हम निकाल रहे हैं। अब सपोज सन्ड्री डेप्टर की फिगर मैं रेंडमली यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज 5,000, यानी इस साल हमारे पास डेप्टर कितने के हैं, सपोज करिए कि 5,000 के डेप्टर हैं। लास्ट ईयर हमारे पास डेप्टर कितने के थे, सपोज करिए 4,000 के थे। तो इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल जो हमारे डेप्टर हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका जो मार्केट में पैसा है वो और 1,000 रुपया ज़्यादा फंस गया। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जो हमारे डेप्टर थे पिछले साल 4,000 के थे, ठीक है, और इस साल कितने के हो गए, 5,000, यानी कि जो इन दोनों को फिगर को माइनस करें तो आंसर क्या आया, 1,000 रुपया, यानी 1,000 रुपया और मार्केट में हमारा ज़्यादा फंस गया। तो ये क्या हो रहा है कि जो करंट असेट है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। जो डेप्टर्स की फिगर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें इसे दोबारा क्या कर देना है, लेस कर देना है, यानी 1,000 रुपया हम जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें से 1,000 रुपया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप क्रेडिटर्स की बात समझें तो क्रेडिटर में भी सेम वही है कि मान लीजिए इस साल क्रेडिटर की फिगर आपको 6,000 दिख रही है, ठीक है, और लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लास्ट ईयर पिछले साल हमारी ये फिगर थी सपोज कितनी, 5,000 रुपये, ठीक है। तो इस पे आपको सेम इफेक्ट डालना है। सेम इफेक्ट का मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर बढ़ रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आपका जो क्रेडिटर की फिगर है अगर वो बढ़ रही है तो आपको दोबारा ऐड कर देना है, यानी 1,000 यहाँ पे बढ़ा तो 1,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक ये नियम समझ लेना है कि अगर करंट असेट की बात करें तो करंट असेट पे अपोजिट इफेक्ट डालना है, यानी बढ़ रहा है तो घटाना है, और अगर लाइबिलिटी की बात आती है, करंट लाइबिलिटी की, तो अगर बढ़ रहा है तो ऐड कर दीजिए, घट रहा है तो माइनस कर दीजिए, राइट। इसके बाद देखिए क्या होना है, इसके बाद ये सारी फिगर ऐड और लेस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो भी आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जो कैश फ्लो, कैश आना था या जाना था, वो आंसर आपका निकल आएगा। और उसके बाद अंत में उसमें से अगर आपने उस साल इनकम टैक्स अगर पे किया हुआ है तो उस फिगर को हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो हमारा बचेगा पैसा उसी को हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके थ्रू हमें कितना कैश प्राप्त हुआ वो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब इससे पहले कि हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ें आगे, मेरे ख्याल से एग्जांपल होना चाहिए, हाँ ये एग्जांपल ही है, ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही एग्जांपल है। चलिए हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब मैं चीज़ें आपको प्रैक्टिकली एक बार बता देता हूँ। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है, किस एक्टिविटी के थ्रू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको निकालना है वो किससे निकालना है, इनडायरेक्ट मेथड से, राइट। तो इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको निकालना होता है तो सबसे पहली फिगर हमें क्या पता करनी होती है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली फिगर, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 2,57,000, आई थिंक ये 2,57,000 ही है, मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, ओके, हाँ 2,57,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। तो हमें सबसे पहली फिगर यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 2,57,000 है, ठीक। ये हमारे पहली फिगर मिल गई। अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो आपको यहाँ पे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालते समय जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ें तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो आइटम है ये फाइनेंसिंग का आइटम है, इन्वेस्टिंग का आइटम है कि ऑपरेटिंग का आइटम है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ठीक है, तो ये है किसका पार्ट, तो ये आपको पता है डेप्रिसिएशन वगैरह इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, और दूसरी बात डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एलिमेंट होता है, राइट। इसके अलावा देखिए एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल आपको पता है कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, ठीक है। तो ये भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है कि आपने कोई लैंड बेचा उस पर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है,
ठीक है। तो हमें पूरे साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ, 2,57,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब उस प्रॉफिट में जाहिर सी बात है एक्सपेंस में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 10,000 रुपया, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम इस प्रॉफिट में से इसको हटाएंगे, राइट। उसी तरीके से एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या मान, गुडविल की वैल्यू घटी है, एमोर्टाइजेशन का वैल्यू, एमोर्टाइजेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, गुडविल की वैल्यू घटना, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना है, 5,000। इसको भी हमने कहाँ दिखाया होगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में इसको दिखाया होगा। अब चूंकि ये किसका पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश कितना फ्लो हुआ है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम इसको भी हटा देंगे अपने प्रॉफिट में से, राइट। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है। तो हमें ज़मीन बेची, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, तो जाहिर सी बात है इसको हमने कहाँ शो किया होगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में दिखाया होगा। प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, इनकम साइड में। तो इस फिगर को भी हमें अपनी जो नेट प्रॉफिट है उसमें से इसको हटाना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की बातें कि प्रॉफिट लॉस में से हमें किस किस चीज़ों को हटाना है। फिर नीचे देखिए, द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो नीचे हमें दी गई है हमारे जो करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी है, उसकी फिगर हमें दी है कि मान के चलिए उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। तो देखिए डेप्टर्स, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको कि जो सन्ड्री डेप्टर हैं या सन्ड्री क्रेडिटर हैं, स्टॉक इन हैंड है आपका, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सब क्या है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है। जैसे सन्ड्री डेप्टर की बात करें तो डेप्टर कहाँ दिखाई देते हैं, आपके असेट साइड में, और असेट साइड में कहाँ, करंट एसेट होते हैं ये, राइट। उसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है हमारी, कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी में। इसके अलावा स्टॉक इन हैंड, ये कहाँ शो होता है, ये भी असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में शो होता है, और वो भी करंट असेट में दिखता है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ दिखता है, करंट असेट के असेट साइड में। मैं आपको बैलेंस शीट एक बार दिखा दूँ, ठीक है। तो देखिए जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये करंट असेट है, तो देखिए करंट असेट में क्या क्या दिखता है, कैश दिखता है, आपके बैंक में जितना पैसा होता है वो भी आपका करंट असेट होता है। इसके अलावा जो डेप्टर्स होते हैं मार्केट में आपके, जिनको आपने उधार में सामान बेचा होता है, वो भी क्या होते हैं, हमारे करंट असेट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा होता है लास्ट ईयर का, वो भी हमारा क्या होता है, करंट असेट होता है। इसके अलावा बिल रिसीवेबल है, यानी मार्केट से हमें कितना पैसा लेना है बेसिकली डेप्टर्स, तो ये बिल रिसीवेबल हो गया, ये भी आपका करंट असेट होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो आपने पहले ही पे कर दिया हो, ये भी आपका क्या होता है, करंट असेट। इसके अलावा एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है पर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई, ये भी आपका क्या होता है, करंट असेट, ठीक है। फिर इधर करंट लाइबिलिटी की अगर बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट नाम क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी जितने भी मार्केट में आपके क्रेडिटर हैं वो सब आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और बिल्स पेबल, क्रेडिटर से ही क्या बनते हैं, बिल्स पेबल, जिन्होंने बिल पे मान लीजिए साइन कर दिया हो, ठीक है, देने का वादा कर दिया हो आपने इनको कि भाई इतने दिन में हम पैसा 100% आपको पे कर देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। ये भी आपकी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, और जितनी प्री रिसीव्ड इनकम होती है, यानी ऐसी इनकम जो आपको समय से पहले प्राप्त हो गई हो, तो वो आपकी क्या होती है, प्री रिसीव्ड इनकम होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट को मैं बार बार आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट आपको प्रॉपर समझ में नहीं आई तो समझ लीजिए फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ दिस वन, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कुछ करंट एसेट है और कुछ करंट लायबिलिटी है। अब देखिए करना क्या होता है, तो सबसे पहले डेप्टर की पोजीशन को समझते हैं। तो जो हमारे डेप्टर हैं, ठीक है, ये जो हमें दिया गया है, ये 2 साल का दिया गया है, 2018 का और 2019 का, ठीक है। डेप्टर की पोजीशन 2018 में कितनी थी, 12,000, और 2019 में, अब आपको ध्यान देना है कि फिगर बढ़ रही है कि घट रही है 2018 के मुकाबले। तो देखिए 2018 में 12,000 थी, 2019 में 15,000 हो गई है, ठीक है।
तो डेप्टर इसका मतलब 3,000 रुपये से इंक्रीज कर गए हैं। तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है कि असेट, करंट असेट अगर बढ़ता है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12,000 से बढ़ के कितना हुआ, 15,000। तो इस फिगर को, यानी किस फिगर, 3,000, जो उन दोनों का डिफरेंस है उसको हमें माइनस करना है। इसी तरीके से जो क्रेडिटर है हमारे, उस पर देखिए क्या हुआ, 2018 में 15,000 थे, 15,000 है, ओके 15,000 थे, और 2019 में घट गए हैं। ठीक है, 10,000 रह गए हैं। तो यानी डिफरेंस कितने का है, 5,000 का है। और डिफरेंस 5,000 का वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर घट रहा है तो लाइबिलिटी अगर आपकी होती है करंट लाइबिलिटी, तो उस पर सेम इफेक्ट डालना है, यानी घट रहा है तो घटा ही देना है। तो 5,000 रुपये क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। इसी तरह से स्टॉक इन हैंड जो कि आपका करंट असेट होता है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 10,000 से ये भी घट रहा है, राइट। तो घट रहा है तो उल्टा इफेक्ट डालना है, इसको एड बैक करना है। ठीक है, घटेगा तो बढ़ाना है, बढ़ेगा तो घटाना है। सेम इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या हुआ है, 6,000 था और यहाँ घट के 2019 में कितना रह गया, 4,000, यानी 2,000 का डिफरेंस है। और तो ये आपको उल्टा इफेक्ट डालना है। फिलहाल यहाँ पे घट रहा है तो आपको क्या करना है, दोबारा ऐड बैक करना है। अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप निकालेंगे कैसे, तो चलिए इसको एक्सेल पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक्सेल, चलिए यही एक्सेल है, मैं यहाँ पे दूसरी शीट में इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, फॉर्मेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फॉर्मेट आपको एक बार और दिखा दूँ किस तरीके से फॉर्मेट डिज़ाइन करना है आपको, मतलब कितने कॉलम रहते हैं इसमें। तो यहाँ नीचे देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मेट जो आपको बनाना होता है, ठीक है, वो सिंपल सा 2 कॉलम 3 कॉलम मान के रखिए, एक पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा भी अमाउंट का। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिखी जाती है और यहाँ पे जो डिफरेंस या एडिशन जो आप करते हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सेल पर फॉर्मेट पहले बनाते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले किसका कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर, ओके। और इसके बाद यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम और अगेन एक अमाउंट का कॉलम, राइट। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जितना बड़ा हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिएगा। बॉर्डर वही थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाइए, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है इसको हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, और मर्ज में भी कौन सा मर्ज, मर्ज एंड सेंटर मत करिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मर्ज अक्रॉस करना है, राइट। और ऊपर जो मान के चलिए आपकी हेडिंग होती है, ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग होती है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा एक हेडिंग आपको डाल देना है। ठीक है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यहाँ ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी है। इसको मर्ज कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली फिगर हमें क्या लेके चलनी है, नेट प्रॉफिट, यानी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक, नेट प्रॉफिट, ठीक। अब नेट प्रॉफिट को आप लिखेंगे कहाँ, अच्छा यहाँ बॉर्डर मैंने नहीं लगाया, बॉर्डर लगा लेते हैं। यहाँ पे एक लेफ्ट बॉर्डर और एक तरफ राइट बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, ओके। और जो ऊपर जो पर्टिकुलर है उसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करना है ना। तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, सब सही हो गया। अब चलिए नेट प्रॉफिट की फिगर यहाँ कहाँ पोस्ट करनी है आपको, जो फाइनल वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम, यहाँ पे पोस्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट जैसे देखिए कितना है, 2,57,000 है ना। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पे दिखाएंगे, 2,57,000। ठीक है,
सबसे पहले ये फिगर आपने दिखा दी 2,57,000 की। अब इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस साइड होता है, ठीक है, यहाँ पे आप एक और लाइन लिखेंगे क्या, एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो नेट प्रॉफिट आपका आया था 2,57,000 प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें से ऐड बैक करेंगे, यानी दोबारा ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में नॉन कैश एलिमेंट है और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि जो इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है, ठीक है, उनको दोबारा हम ऐड बैक करेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका ऊपर है यहाँ पे। तो देखिए ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारे आइटम कुछ ऐसे आइटम हैं जो कैसे हैं, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एलिमेंट, जिसमें से पहला आइटम आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड शो होता है, एक्सपेंस या इनकम। तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साइड में होता है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि किस एक्टिविटी का ये पार्ट है। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चूंकि पार्ट होता है, और दूसरी बात ये नॉन कैश एलिमेंट होता है, ठीक है। तो चूंकि ये नॉन कैश एलिमेंट होता है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप इसको शो नहीं करते, तो इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में दोबारा इस फिगर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, राइट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना फिगर था, 10,000, इंटरनल कॉलम में पोस्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है हमारा। तो नेक्स्ट है आपका एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे फिर वही कहानी, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शो किया गया है, प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस साइड में। तो एक्सपेंस साइड में अगर ये वैल्यू आपको दिख रही तो इसको दोबारा ऐड बैक करिए, यानी प्रॉफिट में से इसको हटाइए, ठीक है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आपका दिया है 5,000 रुपये के, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल फिगर है हमारी कितनी, 5,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिगर देखिए क्या है, नेक्स्ट फिगर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अब ध्यान दीजिए कि ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ना, ये आपके इनकम साइड में जाता है। तो ये फिगर जो है हमें लेस करना है, ऐड नहीं करना है, क्योंकि पीएल के ये एक्सपेंस में नहीं बल्कि पीएल के ये इनकम साइड में जाता है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे अब आपको एक्सेल में आके जो बेसिकली नेक्स्ट फिगर आपको लिखनी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एक तरह से इसका वो करेंगे, यानी कि टोटल निकाल लेंगे, टोटल नहीं निकालेंगे बल्कि जो दो फिगर जो आपने ऐड बैक किए हैं उन दोनों ऐड बैक को आपको पहले ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फिगर को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल अगर आप देखें तो 10,000 और प्लस 5,000 यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। क्या लेस करना होता है, जो भी हमारी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर मैंने क्या लिखा, ऐड किया किसको, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेस करने जा रहे हैं, किसको लेस करने जा रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेशन हो गया, नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, नॉन PRETING, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा यहाँ पे भी एक नॉट हो गया, ये नॉन है, ठीक है, ओके। लेस करना है हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऐसी इनकम हमें लेस कर देनी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में ऐसी एक एक्टिविटी आपको दिख रही थी, दिस वन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। चूंकि ये इनकम साइड में होता है तो इनकम साइड में जो भी आपको इस तरह की चीज़ दिखती है उसको लेस करना होता है हमें, ठीक है। तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 रुपया था हमारा,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना था, 3000 रुपीज़ था। तो यहाँ पे हम इसको लेस करेंगे, इंटरनल कॉलम में दिखाएंगे इसको। ओके, टाइम भी ख़त्म हो जाता है। ओके ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब यहाँ पे जो फिगर है 3000 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिएगा। दिस वैल्यू ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि माइनस भी करना है हमें। ब्रैकेट ओपन, ये वैल्यू और इस वैल्यू में प्लस करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, और इसमें से फिर माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे कौन सी वैल्यू, ये 3000 वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल आंसर आया कितना, 2,69,000। अब ये जो 2,69,000 है इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कैश फ्रॉम सॉरी ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। ओके, अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारा बैलेंस शीट के आइटम है, जो बैलेंस शीट में हमें आइटम दिखा रहा है उनको ऐड या लेस करना है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आइटम कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेप्टर की फिगर, यहाँ पे आप एक हिसाब से कर सकते हैं, पहले आप ऐड करते चले जाइए या पहले आप लेस करते चले जाइए, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग ऐड क्या क्या करना है। तो जैसे देखिए सन्डे डेप्टर, सन्डे डेप्टर असेट होता है हमारा, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला, असेट होता है, असेट के साथ हमें अपोजिट इफेक्ट डालना होता है, ठीक है। तो 18 में कितना था 12,000 और 19 में कितना हो गया 15,000, यानी कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज है तो इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो चलिए पहले लेसी वाला लिख लेते हैं, लेस सन्डे डेप्टर 3000। ओके, क्या लिखेंगे, लेस इंक्रीज इन डेप्टर्स, ठीक है। यानी डेप्टर्स हमारे बढ़ गए कितने से, 3000 रुपये से। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ गए हैं तो हमें घटा लेना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में क्या हुआ है, 15,000 से ये घटा है, तो घटा है तो फिर हमें घटाना ही है। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और कितना घटा है 5,000। ओके, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना घटा था 5,000 रुपया, तो यहाँ 5,000 शो कर देंगे, राइट। इसके बाद आपका है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड के बारे में क्या हुआ है, ये असेट होता है हमारा, 10,000 से ये घटा है। अब घटा है तो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, कितना 2,000 रुपया, ठीक है। डिक्रीज इन स्टॉक इन हैंड 2,000, हाँ ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। फिगर थी 2,000 रुपये। और फिर हमारा क्या है वो देख लेते हैं, लास्ट आइटम है आई थिंक हमारा, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हमारा असेट होता है, तो 6,000 से ये भी घटा है, ठीक है। कितना घटा है 2,000, तो इसको भी हम दोबारा ऐड बैक करेंगे, ठीक है। ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना 2,000 रुपया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइनल फिगर निकाल लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, इक्वल टू ओके, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये जो फिगर आपको दिख रही है दिस वन, इस फिगर में आपको जोड़ना है, यानी कि प्लस कर दीजिए कौन कौन सी फिगर, ये 2,000, ठीक है, क्योंकि इसको ऐड किया हमने, और फिर से प्लस करिए ये फिगर, राइट। और इसमें फिर माइनस कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी फिगर, ये फिगर और प्लस। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी मैं प्लस कर रहा हूँ कभी माइनस कर रहा हूँ, तो सिंपल सा थोड़ा सा ओके।
तो हमारी फाइनल फिगर जो आई, यानी मैंने जो कैलकुलेशन की, मेरा उम्मीद आप समझ गए होंगे, इस फिगर में ये दोनों फिगर माइनस करनी है और ये दोनों फिगर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लेस लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड लिखा है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से ऐड लेस कर लेना है, राइट। और सॉरी, यहाँ पे कहाँ आ गए हम लोग। अब ये जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही हमारा आंसर है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास कितना कैश फ्लो आया, और ये अगर आंसर जो है अगर आपका पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिए कि इनफ्लो हुआ है, और अगर ये आंसर आपका नेगेटिव आने लगे यानी माइनस में अगर आने लगे तो समझ लीजिए कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा बिजनेस था, जिस भी चीज़ का बिजनेस था, उसमें हमें जो कैश का फ्लो हुआ है यानी कैश का इनफ्लो हुआ है, और टोटल कैश जो पिछले साल के मुकाबले इस साल आया है वो कितना आया, 2,65,000 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू इनडायरेक्ट मेथड से हमने आज इसको कैलकुलेट किया है। ये इनडायरेक्ट मेथड था, राइट। तो हेलो अफसाना, गोविंद, शिवांगी, अच्छा पलक चली गई। अरे कुछ क्लियर हुआ आप लोग को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हेलो सर। कुछ समझ में आया कैसे बनाना जी है? सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो है आप में और उसका आंसर भी दिया, लेकिन आप लोग जी बिना सर। देखे एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा एक एक एग्जांपल लगाने की, तभी आपको कैश फ्लो आएगा। और कैश फ्लो लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो बैलेंस शीट और पीएल के आइटम को समझना बहुत ज़रूरी है, कि कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, कौन इन्वेस्टिंग है और कौन ऑपरेटिंग है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, बाकी कल मिलते हैं। कल संडे है, परसों मिलेंगे, ठीक है। ओके।